नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास की उस कक्षा में चलेंगे और प्रथम विश्व युद्ध में भारत की उस विशाल लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली भूमिका का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अब देखिए, उस दौर को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले इस वैश्विक संघर्ष के झटके को महसूस करना होगा। अगस्त 1914 में द इंडिपेंडेंट ने लिखा था कि ये महायुद्ध है, इसका नाम स्वयं ही निर्धारित हो चुका है। इसका पैमाना इतना अभूतपूर्व और विनाशकारी था कि लोगों को तुरंत समझ आ गया था कि ये इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? पहले हम महान वैश्विक संघर्ष को समझेंगे, फिर युद्ध में भारत के विशाल योगदान पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम उस वक्त के 3 अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करेंगे, टूटे वादों की हकीकत जानेंगे और अंत में इंडिया गेट की विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, महान वैश्विक संघर्ष। जुलाई 1914 आते आते यूरोप पूरी तरह से 2 धड़ों में बंट चुका था। एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का ट्रिपल एंटेंटे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का ट्रिपल अलायंस। इन कूटनीतिक गठबंधनों ने एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार कर दिया था जिसने न सिर्फ यूरोप को बल्कि दुनिया भर के उपनिवेशों को युद्ध की आग में धकेल दिया। और इस युद्ध में तबाही का जो पैमाना था ना, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दुनिया भर में 7 करोड़ से ज्यादा सैनिक लामबंद हुए, 90 लाख सैनिकों की मौत हुई और 1.3 करोड़ नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। इस विशाल लामबंदी का सीधा सा मतलब ये था कि बड़े साम्राज्यों को अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से अपने उपनिवेशों पर निर्भर होना पड़ा। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, और यहीं से ये कहानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, भारत का विशाल युद्ध योगदान। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8 लाख। जी हाँ, 8 लाख भारतीय सैनिकों को इस महायुद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़ने के लिए भेजा गया था। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस समय की एक बहुत ही अभूतपूर्व सैन्य लामबंदी है। और आपको क्या लगता है, ये भारतीय सैनिक किसी एक जगह लड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। वे फ्रांस, बेल्जियम और मेसोपोटामिया जैसे कई अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर बहादुरी से लड़े। खाइयों की उस जमा देने वाली ठंड, कीचड़ और ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले कम वेतन मिलने जैसे भेदभाव के बावजूद उनका अदम्य साहस कम नहीं हुआ। गढ़वाल राइफल्स के 2 वीर सैनिकों ने तो ऐसा अदम्य साहस दिखाया कि उन्हें ब्रिटेन का सर्वोच्च सैन्य पदक विक्टोरिया क्रॉस तक दिया गया। हम अक्सर इंसानों की बात करते हैं, लेकिन एक और आंकड़ा है जो बहुत जरूरी है, 1,72,000। ये उन जानवरों की संख्या है जिनमें घोड़े, खच्चर, ऊंट और मवेशी शामिल थे, जिन्हें युद्धकालीन लॉजिस्टिक्स के लिए भारत से भेजा गया था। दुर्गम इलाकों में रसद पहुंचाने के लिए इन जानवरों का योगदान सच में बहुत अहम था। लेकिन दोस्तों, इस वफादारी की भारत को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 47,746 भारतीय सैनिकों ने विदेशी धरती पर अनजान युद्ध के मैदानों में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का खुद भारत पर क्या असर हुआ। खैर, इन विदेशी युद्धों का खर्च उठाने और इतने बड़े पैमाने पर संसाधन भेजने के दबाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी और उसे लगभग दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, उस वक्त के 3 मुख्य राजनीतिक दृष्टिकोण। आखिर भारतीय नेता इस युद्ध को किस नजरिए से देख रहे थे? उस समय ना भारत के अंदर ही 3 अलग-अलग विचारधाराएं चल रही थीं। उदारवादियों ने इसे ब्रिटिश ताज के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के मौके के रूप में देखा और युद्ध का पूरा समर्थन किया। उग्रवादियों ने भी समर्थन दिया, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन्हें उम्मीद थी कि इसके इनाम के तौर पर ब्रिटेन भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। और तीसरी तरफ थे हमारे क्रांतिकारी। उनका साफ मानना था कि अंग्रेज अभी युद्ध में उलझे हैं और यही सही मौका है सशस्त्र विद्रोह करके ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का। और मामला तब और उलझ गया जब विदेशी ताकतों की नजर इस पर पड़ी। जर्मनी ने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। उन्होंने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों को कमजोर करने के लिए भारत में एक सशस्त्र क्रांति भड़काने की पूरी कोशिश की। यहीं से हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, टूटे वादे और एक नया जागरण। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है।
ब्रिटेन और मित्र देश दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहे थे कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध का समर्थन करने वाले उन लाखों औपनिवेशिक नागरिकों को बहुत जल्दी ये कड़वा सच समझ आ गया कि लोकतंत्र का ये सिद्धांत उनके लिए तो बना ही नहीं था। देखिए, 1918 में युद्ध खत्म होता है। लोगों को लगा कि अब तो उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन 1919 में क्या होता है? स्वशासन के बजाय उन्हें मिलता है कठोर रॉलेट एक्ट। और फिर उसी साल होता है जलियांवाला बाग का वो खौफनाक नरसंहार। और आपको पता है ये किसने करवाया? जनरल डायर ने। जी हाँ, ये वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले युद्ध के लिए इन्हीं भारतीय सैनिकों की भर्ती कर रहा था। इस बड़े राजनीतिक धोखे ने एक ऐसा काम किया जो शायद ब्रिटेन ने कभी नहीं सोचा था। इसने आग में घी का काम किया। ब्रिटिश शासन पर से भारतीय नेताओं का भरोसा पूरी तरह उठ गया और इसी विश्वासघात ने पूर्ण स्वतंत्रता की एक ऐसी उग्र और एकजुट मांग को जन्म दिया जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इंडिया गेट की विरासत। दिल्ली के बीचों बीच जो भव्य इंडिया गेट आप देखते हैं ना, उसे बनने में पूरे 10 साल लगे थे। 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई और 1931 में ये बनकर तैयार हुआ। ये शानदार इमारत आज भी हमें एक यूरोपीय युद्ध में भारत के उस विशाल योगदान की याद दिलाती है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये उस भारी जनहानि का मौन गवाह है। इसे उन 74,000 शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। अगर आप कभी करीब से देखें तो इसकी दीवारों पर 13,300 से ज्यादा सैनिकों के नाम साफ साफ उकेरे गए हैं, ताकि दूर देशों में लड़ने वाले इन वीरों के नाम इतिहास के पन्नों से कभी न मिटे। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है। कैसे एक वैश्विक संघर्ष की लपटों ने अंततः हमारे आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया? ये वाकई दिलचस्प है कि विदेशी खाइयों में दिए गए उन बलिदानों और उसके बाद मिले धोखे ने अनजाने में उसी साम्राज्य की जड़ें खोद दी जिसकी रक्षा के लिए उन्हें भेजा गया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।